गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अब ये बताइए कि अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? 40 हो चुका है ना, 41वां होगा। साइकोलॉजी से है, एमजेसी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केबीएस साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप लोग। 41वां क्वेश्चन है, ठीक है। अवलोकनात्मक शिक्षण या अधिगम। अवलोकनात्मक शिक्षण या अधिगम। एब्जॉर्वेशनल लर्निंग, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एब्जॉर्वेशनल लर्निंग। अवलोकनात्मक शिक्षण या अधिगम, ठीक है। व्यक्ति द्वारा दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण। व्यक्ति द्वारा दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण। किसका? गुंडा बदमाश का। जो अच्छा आदमी होंगे उसी का अनुकरण करेंगे। बहुत लोग तो भाई गुरु बना लेते हैं एक नंबर का, सीनियर डकैत का, चोर का। यहाँ गुरु जी है कि जगह हम बनब, है ना। आप कोई भाई अच्छे लोगों का बना लेते हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, है ना। अपना मेंटर्स हर तरह के लोग बनाते हैं। कोई हीरो हीरोइन को ही बना लेते हैं। उसी की तरह हर तरह से कुछ लड़कियां रील बनाती फिरती है तो भाई देख लेती है किसी को मेंटर बना के, उसी तरह से वो भी करती है ना। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति द्वारा दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करना प्रेरणात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या विशेष मॉडल को देखकर करता है। क्या करता है? इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या विशेष मॉडल को देखकर करता है। यहां पर देखें स्पेसिफिक मॉडल। कोई मॉडल देख लिए, या हीरो हीरोइन हो मॉडल के रूप में, या कोई बहुत ही हिट व्यक्ति हो, प्रोफेशनल व्यक्ति हो, उस तरीके से, है ना। कुछ इसमें शब्द में कुछ कहीं कुछ मिस है किया हुआ तो उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ लिए थे व्यक्त, लेकिन होना चाहिए क्या? तो इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या विशेष मॉडल को देखकर करता है। सुधार दिए ना शब्द को, ठीक है, इस तरह से। अर्थात व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति मॉडल के व्यवहार को देखता है तो प्रोत्साहित होकर स्वयं भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ करता देता है ना। जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर देखता है और उससे होकर प्रोत्साहित होता है तो स्वयं भी उसका अनुकरण करके क्या करता है? अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना? व्यक्ति के जीवन में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो उसे सामाजिक आधार पर भी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो सामाजिक आधार पर भी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। अतः इसे सामाजिक अधिगम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अब है दूसरा पॉइंट 42वां, लिखिए। दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दीर्घकालीन, तुम नहीं लिख रही हो, क्या बात है? सेकंड पार्ट की हो तो यहाँ बैठ गई हो फर्स्ट एमजेसी फर्स्ट में, फिर से मन लगता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। पढ़ते थे आर के कॉलेज में, क्लास हम लेने जाते थे पीजी डिपार्टमेंट दरभंगा में, है ना। तो ज्ञान कहीं भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अब कोई उदंडता पूर्वक हरकत करेगा तो उसको भाई कान पकड़ के थोड़ा निकाल देंगे,
इसके लिए भी तैयार रहिए भाई। तो दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो दीर्घकालीन स्मृति किसी सामग्री या अनुभव की गई घटना का वह पुनः स्मरण है जो सीख लेने के उपरांत कुछ मिनटों या कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ वर्षों के उपरांत होता है। दीर्घकालीन स्मृति किसी सामग्री या अनुभव की गई घटना का वह पुनः स्मरण है। कोई भी घटना या किसी भी सामग्री को आप अच्छे से तैयार करके याद करके रख लेते हैं दिमाग में, और एक उचित समय के लॉन्ग टर्म तक उसका जब भी चाहे आप उपयोग कर लेते हैं, याद करके फर्दर लिख लेते हैं, कोई भी चीज पे काम कर लेते हैं, तो उसी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ समय, वर्षों के लिए, घंटों के लिए आपको वो दिमाग में याद रहता है, उसी को क्या कहते हैं? दीर्घकालीन मेमोरी कहते हैं। दीर्घकालीन स्मृति की धारणा का ह्रास कम देर से होता है, कम दर से होता है, ठीक है। उसका ह्रास जल्दी नहीं होता है। आप जब किसी चीज को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, जैसे साइकिल चलाना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, कुछ ऐसा श्लोक, गायत्री मंत्र, है ना, उर्दू में भी बहुत सारा होगा, उस तरीके से भी याद कर लेते हैं, तो वो सब श्लोक सब जो है याद रहता है लॉन्ग टर्म तक, जिसको बराबर आप रिवाइज भी करते हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म तक उससे जो है उस चीज को मतलब कि ह्रास उसका कम दर के रूप में होता है और अच्छा दिनों तक होता है, अर्थात विस्मरण देर से होती है ना, तथा कम होता है। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अधिगम की गई विषय सामग्री का मस्तिष्क में होने वाला संचय जीवन रसायन प्रतिमानों पर आधारित होता है ना। दीर्घकालीन स्मृति का संबंध मस्तिष्क के सेरिबेलर कॉर्टेक्स के भूरे पदार्थ के गैंग्लियोनिक कोषों से होता है, ठीक है। दीर्घकालीन स्मृति के विषय में स्पष्ट किया गया है कि जैसे जैसे अधिगम में अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे धारणा में होने वाला ह्रास घटता जाता है। समझे कि नहीं? फिर से बताते हैं। दीर्घकालीन स्मृति के विषय में स्पष्ट किया गया है कि जैसे जैसे अधिगम में अभ्यास बढ़ता है, जैसे जैसे किसी भी चीज को बार बार आप रिपीट करते हैं, वैसे वैसे धारणा में होने वाला ह्रास घटता है। जितना ज्यादा आप उसको रिवीजन करते हैं, उतना ह्रास, यानी कि वो भूलते कम है, वो याद रहता है आपके साथ। चाहे स्विमिंग किए हो, साइकिलिंग किए हो, कोई लड़की स्कूटी चलाना सीखे, उस लड़की को देखते हैं बाइक चला करके घुमाती रहती है ना, लड़का पीछे बैठ रहता है, वही चलाती रहते हैं। तो कैसे? बार बार प्रयास के द्वारा। पहला बार तो नहीं सीखे होंगे, तो बार बार प्रयास के द्वारा क्या होता है कि आप उस चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि साइकिल सीख ली हो, 20 बरस के बाद दिया हो चलाने के लिए तो भूल गए हो? कोई स्विमिंग सीख गया हो और 10 बरस के बाद पानी में फेंक दे उसको, तो तैरना भूल गया हो? है 9th क्लास में हम पढ़ते थे, तो 9 दिन में हम सीखे थे उस समय में, 9 दिन या 11 दिन लगा था। अभी भी कितनों पानी में चले जाएंगे तो तैर के इस पार से उस पार निकल जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब, जो काम को बार बार आप दोहराते हैं तो उसका ह्रास का स्तर कम हो जाता है ना, और वो जो है एक लंबे समय तक आपका साथ रहता है, ठीक है। अब है कि दीर्घकालीन स्मृति के विषय मतलब इसमें जो है कि जैसे जैसे अधिगम में अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे धारणा में उसका ह्रास घटता जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि अभ्यास के साथ साथ धारणा प्रबल होती जाती है, ठीक है। अब है तीसरा पॉइंट, यानी कि 43वां, जन्मजात अभिप्रेरण, आई बॉर्न मोटिवेशन। जन्मजात अभिप्रेरण कुछ ऐसे चीजें होते हैं, जन्म लेते ही बच्चा उसको एकदम जन्मजात पहले से ही सीख के आता है। जैसे हंसना, रोना, क्रोध करना, है ना, भूख लगना, घृणा करना, ये सब क्या होता है? नींद लगना, ये जन्मजात अधिगम होता है। क्या होता है? जन्मजात अभिप्रेरण होता है। क्या होता है? अभिप्रेरण होता है, यानी कि आई बॉर्न मोटिवेशन। क्या होता है?
आई बॉन्ड मोटिवेशन। प्रत्येक प्राणी में कुछ जन्मजात प्रेरक पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्राणी को क्रियाशील बनाए रखते हैं। इन्हीं को जन्मजात या बिना सीखे प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना सीखे प्रेरक कहते हैं। इन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको सिखाया जाता है कि बुआ केना रोए के तू सीख, है? किसी को सिखाएंगे केना हंसे के है, कि कैसे क्रोध करना है। दूध नहीं मिलेगा तो एकदम लात हाथ घुसा चलाना शुरू कर देता है, 2 महीना 3 महीना का बच्चा भी है कि नहीं? तुम जन्म ली होगी तो जो है मम्मी को एक टांग मारी होगी, समय पर खाना पीना नहीं मिला होगा, तो है ना। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो ये सब चीज सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये पॉइंट आएगा क्वेश्चन जन्मजात अभिप्रेरक, तो दिमाग में दौड़ जाएगा, अरे वाह सर तो बताए थे वो लड़की जो टांग मारी थी बच्चा में, है ना, ये रोई थी कस के, तो ये सब बात तो हम लोग जन्मे से सीख के आए थे, है ना। तो वही कहे कि जन्मजात अभिप्रेरक यही होता है। उदाहरण के रूप में भूख लगना, प्यास हो गया, काम हो गया, नींद हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया तथा क्रोध हो गया इत्यादि को जन्मजात प्रेरक कहा जाता है ना। ये जैविक आवश्यकताएं हैं। क्या है? अतः इन प्रेरकों को जैविक आवश्यकताएं या शारीरिक प्रणोदन भी कहते हैं। जन्मजात प्रेरकों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। जन्मजात प्रेरकों की कुछ विशेषताएं जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, जन्मजात प्रेरकों का मुख्य आधार शारीरिक आवश्यकताएं होती है। जन्मजात प्रेरकों की कुछ विशेषताएं बताई गई, शारीरिक मुख्य आधार शारीरिक आवश्यकताएं होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इनका आधार प्राणी के शरीर में आंतरिक एवं रचनात्मक संतुलन की आवश्यकता है, ठीक है, होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी में खाना पीना या श्वास लेना आदि क्रियाएं पाई जाती है। ये प्रेरक प्रवृत्तियां विश्वव्यापी होती है। क्या होती है? मतलब सांस लेना, खाना खाना, ये जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको ये सब चीज होगा ही, है ना। तो ये क्या होता है? प्रेरक विश्वव्यापी होती है। क्या होती है? हाँ, प्रत्येक प्राणी में चाहे वह किसी वर्ग या जाति का हो, उसे जन्मजात प्रेरक अभिवृत्तियों समान रूप में पाई जाती है। किसी भी जाति का हो, कष्ट का हो, वर्ग का हो, है ना, कास्ट का हो, उसके अंदर में ये समान प्रवृत्ति प्रेरक दम समान रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये प्रेरक वृत्तियां सीखी हुई नहीं होती बल्कि जन्मजात होती है, ठीक है। समझ में आ गया? 44वां पॉइंट है, लिखो। बस एक और पॉइंट और बताएंगे 45वां कंप्लीट हो जाएगा। तो स्मृति के स्वरूप क्या है? स्मृति एक सामान्य पद है। क्या है? एक सामान्य पद है, यानी कि एक मेमोरी है। मेमोरी के बारे में बता रहे हैं, नेचर ऑफ मेमोरी। स्मृति के स्वरूप, नेचर ऑफ, ठीक है। तुम भी नहीं लाई हो कॉपी, तुम भी पार्ट 2 की हो, ठीक। तो स्मृति एक सामान्य पद है जिससे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की क्षमता होती है। क्या होती है? स्मृति एक सामान्य पद है। क्या है? जिससे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की क्षमता होती है, ठीक है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों जैसे कि लेहमैन एवं बटरफील्ड ने स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। देखो एक लाइन में उन्होंने कौन बताया है? लेहमैन और बटरफील्ड ने उन्होंने बताया है कि इस लाइन को रट लीजिएगा। स्मृति को परिभाषित करते हुए उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। समझ में आया? समयावधि 1 सेकेंड से कम या संपूर्ण जीवन काल की भी हो सकती है। समयावधि यानी कि जो आप याद किए वो 1 सेकेंड से लेकर के पूरे लाइफ तक का भी, है ना,
ये स्मृति हो सकती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के दो पक्ष बताए हैं। क्या कितने पक्ष बताए हैं? दो पक्ष बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष। यानी कि स्मृति के धनात्मक पक्ष से तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने से होता है और ऋणात्मक पक्ष से तात्पर्य उन अनुभूतियों को याद करने की असमर्थता से होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्मृति का धनात्मक पक्ष स्मरण है और ऋणात्मक पक्ष विस्मरण है। अब एग्जाम में आप गए, जो आपने याद किया क्वेश्चन का आंसर, और 5 क्वेश्चन का आंसर आपने याद किया या 20 क्वेश्चन का याद किया और उसमें 4 गो आपको पूरी याद हो गया, तो क्या हो गया? धनात्मक पक्ष हो गया। एक क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ याद ही नहीं आ रहा है, तो हो गया क्या? ऋणात्मक पक्ष हो गया। तो दो पक्ष होता है। क्या होता है? धनात्मक पक्ष और चलो ठीक है। अब है लास्ट पॉइंट, संवेदी स्मृति। क्या है? सेंसरी मेमोरी। लिखो, संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति का संबंध स्मृति प्रक्रिया के दैनिक सक्रियता या स्तर से है। लिखना नहीं है, बता रहे हैं। संवेदी स्मृति का संबंध स्मृति प्रक्रिया के दैनिक सक्रियता स्तर से है। सेंसरी मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। व्यक्ति के शरीर के विभिन्न ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर पंजीकृत सूचनाओं का ज्यों का त्यों कुछ क्षण तक भंडारित रखना ही संवेदी स्मृति कहलाता है। समझ में आया? व्यक्ति के शरीर की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर पंजीकृत सूचनाओं का ज्यों का त्यों कुछ क्षण तक भंडारित रहना ही संवेदी स्मृति कहलाता है। ठीक है, वास्तव में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर बाहरी उद्दीपकों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का पंजीकरण तथा उन पंजीकृत सूचनाओं का ज्ञानेंद्रियों में कुछ क्षण के लिए रुका रहना ही प्रत्यक्षीकरण का आधार है। यह एक सत्यापित तथ्य है। संवेदी भंडारण में पंजीकृत सूचना अपने मौलिक रूप में केवल कुछ ही क्षणों के लिए संचित रहती है। ठीक है, विद्वानों ने यह अवधि 1 सेकेंड ही मानी है। विद्वानों ने संवेदी स्मृति को एक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पीतल के घंटे पर प्रहार किया जाए तो उसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, पीतल के घंटे पर प्रहार अगर करते हैं तो उससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है ना? इस ध्वनि की गूंज कुछ क्षण के लिए कानों में बनी रहती है। अब जोर से घंटा मार दे या हॉर्न बजा दे या बम फोड़ दे तो कान सुन्न हो जाएगा, जैसे लगा बम कंटिन्यू फूट रहा है कान में, है ना? तो कुछ क्षणों के लिए कानों में बनी रहती है। यह बात तो तय है। यही संवेदी स्मृति है। समझ में आया? अब उदाहरण की तरह मान के चलो, कोई बैंड बाजा जोर से बजा दिया एकदम, या फुल वॉल्यूम में कोई साउंड बजा दिया, डीजे वाला साउंड, तो बड़ी देर तक कान बजते रहता है ना? किसी का संवेदी कारण जो है तो बाल भी जो एकदम खड़ा हो जाता है। देखे हो ना, कोई रील में हम देखे हैं भाई, है ना? एकदम बुफर में लगा दिया, फुल वॉल्यूम बजा दिया, कोई लड़की खड़ा है और उसका बाल एकदम भूतनी की तरह एकदम फैल गया। तो लेकिन यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है कि कान में जो गूंजता रहता है ना, उसी को मेन संवेदी स्मृति कहते हैं। ये देखो, एक एक पॉइंट को एकदम रिफाइन करके बताए हैं कि आप जब बैठिएगा एग्जाम में तो आराम से उसको लिख दीजिएगा, 2-4 लाइन में लिख दीजिएगा, 5 लाइन में, है ना? तो इसे हम श्रवण संबंधी स्मृति कहते हैं। श्रवण संबंधी स्मृति कहते हैं। भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के संवेदी स्मृति होती है। भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रिय, हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? जी हो गया, स्किन हो गया, है ना, नाक हो गया, आंख हो गया, यही सब है ना? तो इस तरीके कान हो गया। तो हर तरह के संवेदना जो जिससे इफेक्ट होता है उसके द्वारा हमको प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है? संवेदी स्मृति। ठीक है, बस अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा, शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जितना भी है सब लोग अपना जो है कंप्लीट करके लाइएगा। ठीक है।